चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हंसो बेटा, मुस्कुराओ। सोसाइटी में हमारा चैप्टर चल रहा है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, नहीं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये क्लास 12th की सोसाइटी की यानी कि सोशोलॉजी की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है और उसका आज हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। हमारे अब तक के लेक्चर के आधार पर ये 2 एक्टिविटीज़ उभर करके आती हैं। हम इन एक्टिविटीज़ को चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, सही बात तो यही है कि एग्ज़ाम में आपको असेस किया जाता है और असेसमेंट इस बात की होती है कि आप कितने रेलेवेंट हैं सोसाइटी के इश्यूज़ को लेकर के। वो मैनी टाइप, कई तरह के हो सकते हैं, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन रिलेटेड, मैनी टाइप ऑफ इश्यूज़ आर देयर। जितना बेटर वे में आप अपनी अर्नड नॉलेज को रिटेन करेंगे, रिकलेक्ट करने की पावर रखेंगे, उसके बेसिस पर जितना डीप थॉट प्रोसेस के वाया रेलेवेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, उतने ही सार्थक अफसर बनेंगे आप। क्वेश्चंस वही देखना चाहते हैं, चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका मस्तिष्क उस दिशा में कार्य करने लगता है जिस दिशा में सिविल सर्विसेज आपको ले जाना चाहता है। चलिए उन्हीं हिसाब से इन क्वेश्चंस को पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वन रीज़न why Malthus was proved wrong is the substantial increases in the productivity of agriculture. Can you find out how these productivity increases occurred? Factors that made agriculture more productive. बताइए क्यों हुआ, कौन से फैक्टर थे? What could be some of the other reasons why Malthus was wrong? दो प्रश्न है इसमें। पहला ये है कि माल्थस गलत प्रूव हुए, उसका एक कारण था सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, किन फैक्टर्स की वजह से हुआ, और दूसरा इसके इतर भी कोई और कारण है जिसकी वजह से रॉबर्ट माल्थस गलत साबित हुए। हम आएंगे इस पर, इसी को पहले समझ लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रॉबर्ट माल्थस जो कि हेलिबरी कॉलेज ऑफ लंदन में पढ़ाया करते थे, उस समय के रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को इंडियन सिविल सर्विसेज के अंडर रिक्रूट होकर के जो जाते थे, इनके द्वारा एक सिद्धांत, सीधी सीधी बात ये कही गई थी कि भाई ये जो पॉवर्टी है, ह्यूमन सफरिंग है, ये जो माल न्यूट्रिशन और हंगर है, ये हमेशा रहेगी। उसका कारण ये था, वो ये कहते थे कि जो ह्यूमन सस्टेनेंस है, यानी कि जो ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए फूड है, क्लोथिंग है और शेल्टर है, इसकी ग्रोथ को ऑलवेज ओवरकम कर जाती है पॉपुलेशन की ग्रोथ। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा ज़्यादा रहेगी इन चीज़ों की ग्रोथ से। तो सीधा सा उदाहरण समझ लीजिए, एक लाइन में उन्होंने मेगा ये कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑलवेज ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चर या फूड ग्रेन ग्रोथ रेट से। फिर यही कारण है कि सफ़र करते रहते हैं आप, भूखे रहते हैं आप, खाने वाले मुंह ज़्यादा जुड़ जाते हैं, उगने वाले दाने हमेशा कम रह जाते हैं। यही उनका सिंपल कहने का सिद्धांत था, है कि नहीं? यही बात बोली थी ना उन्होंने। अब इसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई एक पॉजिटिव चेक लगता है, पॉजिटिव चेक प्रकृति लगाती है। उन्होंने कहा कि भाई फैमिन होते हैं और उन्होंने कहा कि भाई पेंडेमिक्स होते हैं। तो ये फैमिन और पेंडेमिक्स जब होते हैं, फिर एक बड़ी तादाद में लोग मर जाते हैं, फिर दाने और मुंह बराबर हो जाते हैं, खाने वाले और खाना बराबर हो जाता है, फिर मामला सेट आ जाता है। फिर बढ़ने लग जाते हैं खाने वाले, भोजन कम रहता है, फिर ये सब होता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऑलवेज ही रहेगा कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी 2, 4, 8, 16, 32, 64 के स्तर से, और फूड ग्रेन ग्रोथ रेट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 के हिसाब से। तो फिर एक पॉजिटिव इंटरवेंशन करनी पड़ेगी सरकारों को। तो फिर इंटरवेंशन की नीड है। क्या इंटरवेंशन किस साइड पे की जाए? पॉपुलेशन साइड पे इंटरवेंशन की नीड है। आप इंटरवीन करिए कि पॉपुलेशन किसी तरह से कंट्रोल में आए, ताकि वो फूड ग्रेन की ग्रोथ के साथ मैचअप कर पाए, ताकि हम ये पॉवर्टी की स्टेट से, ये अंडर डेवलपमेंट की स्टेट से, ये लैक ऑफ सरप्लस की स्टेट से बाहर आ पाएँ, ताकि एक इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो, एक प्रॉस्पेरिटी अचीव हो। तो जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी,
तब तक फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, मेडिकल की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, हाउसिंग और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो नहीं विकसित होगा जब तक एक देश के पास वेल्थ नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगा। और वेल्थ और कैपिटल तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास एक्सचेंज करने को कोई आर्टिकल्स नहीं होंगे, और वो तब तक नहीं होंगे जब तक आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन सरप्लस नहीं आती है। तो इस वजह से आप हमेशा सफ़र करते रहेंगे, आप प्रॉस्पेरस नहीं हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि बर्बादी का कारण ये है। इस पर आपत्तियां आई, वो ये वाला क्वेश्चन बनता है। हम उसमें मार्क्सवादियों की बात करेंगे, सोशलिस्टों की बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात करें। ये रॉन्ग प्रूव हुआ। समय बीतने के साथ ये पाया गया कि जब हम 19th सेंचुरी यूरोप की बात करते हैं, कुल मिलाकर के आप लगा लीजिए कि भाई 1800 से 1900 वाला यूरोप, और उसके बाद 1900 से आगे फिर आपको पता ही है 1950 तक की बात, 19th और 20th सेंचुरी यूरोप। और इसकी शुरुआत हालांकि कहाँ से हो चुकी, मैं ऐसा मानता हूँ 19th और 20th सेंचुरी वाला यूरोप ही बोला ना मैंने, इसकी शुरुआत हो चुकी थी समवेयर 18th सेंचुरी में ही। आई विल टेल यू हाउ। देखिए, इसके कई कारण रहे कि भाई क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्लीज़ अंडरस्टैंड सच रीजंस। इसे खुले तौर पे देखिएगा। पहले तो इसे 17 से 21वीं सदी के बीच में देख लीजिए, और दूसरा इसे वर्ल्ड लेवल पर देखिए। इसे गलती से भी इंडिया से या यूरोप से मत जोड़िएगा, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न नहीं किया गया। चलिए वन बाय वन हम इसके बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप मुझे बताइए। एग्रीकल्चर को जब भी हमें ग्रो करना है, मेन एस्पेक्ट इज़ एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। एग्रीकल्चर में लैंड डेवलपमेंट करना ज़रूरी होता है। लैंड डेवलपमेंट में बहुत से प्रोसेस आते हैं, जैसे कि लैंड को लेवल करना, सॉइल की क्वालिटी को एनरिच करना, और ड्रेनेज चैनल्स विकसित करना। पहले तो आप इतना ही समझ लीजिए, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लैंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है इरिगेशन। इरिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज़ होती है अच्छे नस्ल के बीजों का इस्तेमाल करना, यानी कि बेटर क्वालिटी सीड्स। तो क्वालिटी सीड्स, ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब इन तीन चीज़ों से उत्पन्न होती है एक चीज़, वो है जो उस लैंड पे ये सब करेगा उसकी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी किस कॉन्टेक्स्ट में? मेन एस्पेक्ट इज उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कैपेबिलिटी? क्योंकि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी से कुछ चीज़ें आएंगी। वो क्या आएंगी? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, लेबर आएगी, और लेबर इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी की सारी गुड्स, यानी कि ये सारी की सारी इनपुट्स, ये आप लेकर के आएंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास पूंजी होनी चाहिए, निवेश, तो इन्वेस्टमेंट आप लेकर के आएंगे। अब जब हम लेबर चाहिए, हमें अदर टाइप ऑफ, जैसे इरिगेशन की बात कर लें, टूल्स की बात कर लें, मशीन्स की बात कर लें, सीड्स की बात कर लें, हमें ये सारे के सारे इनपुट्स चाहिए, तो नेचुरली फिर हमें इन्वेस्टमेंट की नीड है। ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें एक केपेबल फार्मर चाहिए, इकोनॉमिकली केपेबल फार्मर चाहिए। अब इकोनॉमिकली केपेबल फार्मर की एक शर्त होती है, वो ये होती है कि एटलीस्ट उसके पास इतना का फार्म एरिया हो जो फार्म एरिया उसे इकोनॉमिकली केपेबल बना सके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो उसके द्वारा किए जा रहे इन एक्टिविटीज़ को प्रोडक्टिव बना सके, एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिव बना सके, उसे एक कैपेबल फार्मर बना सके। सेंटर में है दैट फार्म एरिया। सो वी नीड दैट हेल्दी फार्म एरिया। और छोटे छोटे खेत जो कि टुकड़ों में बटे हुए हैं, वहाँ पर ये संभव नहीं है। जब ये 5 खेत 5 किसानों को बिलोंग करेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम ऑन बोर्ड टू डू वन थिंग। इसकी अलग सोच होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सब अपनी अपनी सोच से चलेंगे, तो प्रक्रिया चल नहीं पाएगी। इसके तहत क्या हो सकता है? 2 चीज़ें हो सकती थी कि या तो ये सारे जुड़ करके एक कोऑपरेटिव में आ जाएं, जो कि शायद संभव ना हो पाता हो कई कारणों से, जाति पाति का झमेला होता हो या सबकी आर्थिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती होंगी। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि ये सारे फार्मिंग छोड़ दें और ये एक के पास से सारी ज़मीन आ जाए, यानी कि हम बड़े ज़मींदारों को जन्म दे दें, तो बिग लैंडलॉर्ड्स का जन्म हो। यूरोप में ये घटना हुई थी, और ये ख़ास तौर पर
18वीं शताब्दी के दौरान ही हुई थी। 18th सेंचुरी की घटना है ये। अच्छे खासे बिग लैंडलॉर्ड्स का दौर आया, इसे हम बिग ज़मींदार कहते हैं। बिग लैंडलॉर्ड्स जैसे ही एंटर हुए, इनके पास बहुत बड़े पैमाने पर पैच ऑफ लैंड्स आए, वेरी बिग पैच ऑफ लैंड्स। और दूसरी तरफ ये जो पैच ऑफ लैंड्स थे ये कंसोलिडेटेड थे, एक स्ट्रेच में ये लैंड थे, इसलिए इसे हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड से भी जोड़ के देखते हैं। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हुआ और ये बिग ज़मींदार बनाने की प्रक्रिया में सपोर्ट हुई स्टेट की तरफ से, और उसका एक नतीजा ये निकला, और सपोर्ट की एक फॉर्म ये भी थी कि जितनी भी कम्युनिटी लैंड है वो कम्युनिटी लैंड को कैप्चर किया गया। जितनी भी शामलाट ज़मीनें होती हैं या सांझी ज़मीनें होती हैं उनको सबको लिया गया और उसे भी एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया गया। अगली प्रक्रिया, बहुत सारा लैंड ऐसा था जो कि एग्रीकल्चरली सुटेबल नहीं था, उसे रिक्लेम किया गया। जो एग्रीकल्चरली अनफिट होगा या बैरन होगा या मार्शी ट्रैक्ट होगा, वो सारे लैंड को एग्रीकल्चरली फिट बनाया गया, रिक्लेम किया गया। तो रिक्लेमेशन ऑफ द लैंड हुआ, कम्युनिटी लैंड को एक्वायर किया गया और कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड हुआ। ये सारी चीज़ों से एग्जिस्टेंस में आए such big landlords. Now the big landlords are the capable farmers. Why? Because they are having good farm area. Now they can conduct such experiments, such activities. They can do investment for the purpose of land development. They can have irrigation channels. They can do research, or they can provide capital for the research of good certified better quality seeds. So they can do such experiments. They can have farm inputs or machines like tractors or other machines, because they have good patch of land to run all such tools, all such machines in a good economic fashion. So such things are there. They can support labor, they can have healthy investments. So the precondition was the big landlord system. तो big landlords ब्रिटेन में आए, विश्व भर में ऐसी चीज़ें होनी शुरू हुई। ये अमेरिका में भी हुआ और यूरोप में भी हुआ। यूरोप में मैंने उदाहरण ब्रिटेन का दे दिया आपको। तो ये बिग लैंडलॉर्ड सिस्टम, इस पॉइंट को आप यहाँ पर लिखिए। तो इतनी घटनाएं घटित हुई सारी जो मैंने आपको अभी यहाँ पर रिकॉल करके दी हैं। मैं मानता हूँ आपको इसके लिए किसी पर्टिकुलर रिवीजन, किसी पर्टिकुलर बुक चैप्टर के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज वर्ल्ड हिस्ट्री की है, दैट टू ऑफ NCERTs ओनली। इफ़ यू हैव गुड थॉट प्रोसेस डिराइव्ड फ्रॉम द इकोनॉमी बुक्स and you have good knowledge of geography and applied economy, polity and agriculture, then you can recall everything, क्योंकि आप चीज़ों को समझते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी। यूरोप में ये हुआ, जब बिग लैंडलॉर्ड सिस्टम हुआ यूरोप में, इसके होने की वजह से अच्छी पैदावार हुई। जब अच्छी पैदावार हुई तो नेचुरली लोगों के पास भोजन आया। जब लोगों के पास भोजन आया तो पॉवर्टी गई, माल न्यूट्रिशन गया। इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट बढ़ा, तो इससे पॉपुलेशन में बूम आया। पॉपुलेशन में बूम आया, बिग लैंडलॉर्ड्स भी आए और पॉपुलेशन में भी बूम आया। जब पॉपुलेशन में बूम आया, बिग लैंडलॉर्ड्स की वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ने की वजह से दो चीज़ें हुई, इनको भोजन अच्छा मिला तो जनसंख्या बढ़ी, दूसरा अच्छा खासा रॉ मटेरियल बना। तो रॉ मटेरियल भी जन्मा और फूड भी जन्मा इन लोगों के लिए। और ये लोग आगे किसके रूप में जन्मे? अच्छी खासी मार्केट, यानी कि डिमांड। तो क्या चाहिए होता है कि इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए? डिमांड, दैट इज द बायर्स एंड द रॉ मटेरियल। ओके, तो रॉ मटेरियल भी है, डिमांड भी है, और बेअंत पैमाने पर एग्रीकल्चर से फ्री हो चुके लोग, जिनकी ज़मीनें चली गई, जो बकरी चराते थे, भेड़ चराते थे, कम्युनिटी लैंड चला गया। जो बैरन लैंड पे जीते थे उनका लैंड चला गया। तो अल्टीमेटली फ्री हो चुके लोग, एक रीज़न ज़मीनें चली गई, दूसरा मैकेनाइजेशन की वजह से लेबर की नीड चली गई। वो फ्री हो चुके लोग भी कहाँ आएंगे? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए? लेबर, मिली। इंडस्ट्री को चाहिए डिमांड, मिली। इंडस्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, मिला। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई। तो इस तरह से ग्रेजुअल एक एक्टिविटी कंडक्ट हुई कि एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन का बूम हुआ, इसने लेबर में भी कंट्रीब्यूट किया है, इसने माउथ भी कंट्रीब्यूट किया एज अ डिमांड। और इस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की वजह से परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा।
और इस परचेजिंग पावर की वजह से ही प्रॉस्पेरिटी जब बढ़ रही है तो हो ये रहा है कि आप नोटिस करेंगे कि गवर्नमेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अच्छा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल होंगी, हॉस्पिटल्स में होंगी तो बेटर केयर होगी, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स घट जाएंगे, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर बढ़ जाएगा। पहला, फेमिन्स पे चेक आ जाएगा, क्योंकि पहला तो सरप्लस में फूड आया, दूसरा अच्छे कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स बनेंगे, क्योंकि उद्योग जगत बन रहा है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो सड़कें, वाटरवेज, रेलवेज तो आने चाहिए, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क से स्ट्रेंथन्ड होंगे, फूड प्रोडक्शन और उसकी स्टॉकेज ज़्यादा बढ़ेगी। इन सब चीज़ों की वजह से फैमिन्स भी कंट्रोल में आएंगे। जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ते रहते हैं या भोजन कम पड़ता है, आप वहाँ पर तुरंत भोजन पहुँचा पाएंगे, तो फिर दुर्भिक्ष कम आएंगे। अकाल तो आना है, देखिए सूखा तो पड़ जाता है, आज भारत में सूखा नहीं पड़ता, लेकिन दुर्भिक्ष थोड़ी ना आते हैं, फैमिन थोड़ी ना आते हैं। ये तब होता है जब किसी एक रीजन में लोग पहले से बहुत ही पॉवर्टी में हैं, बहुत ही माल न्यूट्रिशनड हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंडिंग कुछ ऐसी है कि कम्युनिकेशन के नेटवर्क बने नहीं, टाइमली फूड स्टॉक किया नहीं, और मौके पर फिर उन लोगों को ना चिकित्सा की सुविधाएं दी जा रही है ना भोजन, तो फिर वो मृत्यु दर, फिर पूरी तरह से दुर्भिक्ष आता है, फैमिन आता है। तो फैमिन, तो आप किन ग्राउंड्स पर सफल हो रहे हैं? आप सफल हो रहे हैं, फैमिन रिड्यूस होए, डिजीज कंट्रोल्स होंगे, पेंडेमिक्स कंट्रोल होंगे, पॉजिटिव हेल्थ इंटरवेंशंस होंगी, इन चीज़ों से डेथ कंट्रोल होंगे। बट पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं पॉवर्टी वाले समय की, ज़्यादा बच्चे पैदा करने की, एग्रीकल्चर में फैमिली की तरफ से लेबर कंट्रीब्यूट करने की, बच्चे यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था पहले, उसका डर आज भी है शरीर के अंदर, और सबसे बड़ी कारण कि उल्टा अब तो प्रॉस्पेरिटी आई है, खा रहे हैं पंजाबी चिकन दे रज्जे पुज्जे, तब बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, तो डर क्या है, खिला देंगे, भोजन की कौन सी कमी है, क्योंकि पूरा शिफ्ट नहीं है, क्योंकि अभी फुल अर्बनाइजेशन नहीं है, अभी वुमेन वर्क में उतनी पार्टिसिपेट नहीं हुई, अभी वुमेन उतनी लिटरेट नहीं कि वो कॉन्ट्रासेप्शंस के प्रति रिसेप्टिव हो, अभी सोसाइटी में भी एक ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर है, अभी वो डिवाइन प्रोसेसेस में या नेचुरल प्रोसेसेस में इंटरवीन करना चाहते भी नहीं हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं। तो बर्थ रेट विल देयर, डेथ रेट कंट्रोल, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल बी देयर। तो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? माल्थस के बिल्कुल उल्टा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, बट पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। माल्थस तो इसके उल्टे बोलता था, तो माल्थस यहाँ पर फिर गलत प्रूव हो गया, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ। इसे वर्ल्ड लेवल पे हर जगह अप्लाई कर देना, हमें कंट्री टू कंट्री नहीं जाना। मैंने तो आपको बस समझाना था, एक्टिविटी हमेशा बच्चे का अधिकार है, शिक्षक को तो दिशा देनी। अगर ये भी मैं ही सॉल्व करने लगा तो आपके थॉट प्रोसेस किधर है फिर? अब आप इसे सेम सिचुएशन को इंडिया पे लागू करें, वर्ल्ड लेवल पे करें, परिवर्तित परिस्थितियों में थोड़े थोड़े परिवर्तन होंगे। जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब आप आ जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? भारत में अगर आप आज़ादी के बाद देखें तो आपको 3 क्षेत्रों में विकास नज़र आता है। वो कौन सा है? द ट्रायो ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज़ द एनहांसमेंट ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, द एनरिचमेंट ऑफ सीड्स, दैट इज़ हाई यील्डिंग variety seeds, HYV seeds, high yielding variety seeds, and the ultimate aspect of enhanced production of fertilizers. So the trio of green revolution is the enhanced doses of the fertilizers, high yielding variety seeds, and the switch on switch off on time irrigation facility to the crops. So you will have dwarf variety of Mexican wheats. There will be ultimate production in which areas? The Punjab, Haryana and the Western UP, और the coastal area of Tamil Nadu और आंध्र प्रदेश। इसकी वजह से 1962 के समय से जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भारत में आएगा, जिसके तहत डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर ये प्रोजेक्ट आएंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ऐसा कोई शब्द कहीं नहीं यूज़ हुआ है जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं प्रशासनिक तौर पर। उस बढ़ी हुई पैदावार को मीडिया ने एक वर्ड दिया कि ये तो हरित क्रांति हो गई, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। टेक्निकल लैंग्वेज में वर्ड है IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना है, मतलब एक्सटेंसिव नहीं, इंटेंसिव, घना, एकदम घना। एक ही पौधे पर ज़्यादा झाड़ आना चाहिए और एक क्षेत्र में ज़्यादा पौधा, समझो बात को, उसी स्केयर में ज़्यादा प्लांट और पर प्लांट पे ज़्यादा दाना,
इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1967 तक ये 5 बरस बीत गए थे डेमोन्स्ट्रेशन को, तो ये बड़े स्तर पर लागू किया गया इन बड़े क्षेत्रों में। इतनी क्रांति हो गई कि इसे हरित क्रांति का नाम दे दिया। इसकी वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ी और फिर वो सारे मैकेनिज्म हुए कि उल्टा सरप्लस बढ़ा, उल्टा प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, उल्टा सारी चीज़ें हो रही हैं और ऊपर से जनसंख्या भी बढ़ रही है और इधर से फिर देखिए प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। माल्थस यहाँ पर गलत प्रमाणित हो रहा है। अब इसके बाकी सारे नेटवर्क आप भिड़ाइएगा, लेकिन ये ऐसा होता है। अगली कहानी आती है कि भाई व्हाट कुड बी सम ऑफ द अदर रीजंस व्हाई माल्थस वाज रॉन्ग, तो वो हमने डिस्कस किया। देखिए किसी भी सोसाइटी में, जैसे आज हम बात करते हैं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस डिस्कस द सिचुएशन इन Maharashtra. You can witness a very flourishing area, that is the Mumbai. Similarly, there is a Vidarbha area. Wrong farming practices, non-agroclimatic farming practices. ये एक चीज़। दूसरी ट्राइबल एरियाज, ईस्टर्न एरियाज ऑफ द इंडिया और सम एरियाज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स जहाँ पर सोसाइटी इज़ नॉट रेडी टू अडेप्ट विद द साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, दैट इज़ द कल्चरल इश्यूज़। आप कोई भी नया प्रयोग लेकर के आएँ, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में लोग अपनाएंगे, यही प्रयोगों को लेकर के ज़्यादा रिलेक्टेंट रहेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड के, बिहार के क्षेत्रों में। तो ये सामाजिक संरचना भी इसके लिए योगदान देती है कि कहाँ साइंस तेज़ी से स्वीकार की जाती है, कहाँ नहीं। तो एक कारण ये भी बनता है। एक कारण साइंस भी अभी विकसित नहीं हुई उन क्षेत्रों के लिए, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के सीड्स उन क्षेत्रों के लिए तैयार नहीं। क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें, एग्जैक्टली इट इज़ समवेयर 58 to 59 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहार एंड द बंगाल, मैनी पीपल विल डिस्कस अबाउट दैट देयर वाज अ फेलियर ऑफ द मार्केट or the contract labour system or the agriculture market produce ban system. There is a failure in the Bihar. Yes, in 2004-05 वहाँ पे गवर्नमेंट ने APMCs को बंद किया और उसका उतना लाभ वहाँ के किसानों को नहीं मिला। But the thing is, it is not like exactly this. You have to understand, you are talking about Punjab and Bihar. There is a 59 centimeter rainfall in Punjab. It is the beautiful area for the high yielding variety seeds, because high yielding variety seeds are not pest resistant and they are very much prone to the high rainfall areas. Those seeds, those plants are only suitable and adaptable to the semi-arid areas, that is the Punjab, Haryana and Western UP. But Bihar में somewhere और फिर आगे बंगाल में 100 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल इज देयर। 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट इलाहाबाद के लगभग सेंटर से कहीं से गुजर रही है। इसकी वजह से फिर आप उसके आगे जाते हैं तो वर्षा बढ़ जाती है, इसलिए उन क्षेत्रों के लिए अभी बीज बने ही नहीं। जो हाई रेनफॉल एरिया में भी HYV सीड्स आए, ऐसे अभी तैयार हुए नहीं, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ हो नहीं पाई। इसलिए आज भी वहाँ पर जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो इंटेंसिव पैडी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसमें उनकी फैमिली मेम्बर ही लेबर का वर्क करते हैं, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ आज भी ज़्यादा है। ये एक फैक्टर है, हम आगे जा कर के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मैनी रीजंस आर देयर कि भारत की ही बात कर लें और विदेशों की भी बात कर लें, तो एक देश के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत से क्षेत्र पिछड़ जाते हैं और बहुत से क्षेत्र आगे बढ़ जाते हैं। तो होता यह है कि लोपसाइडेड डेवलपमेंट होती है नेशन वाइज भी। कुछ स्टेट्स अग्रणी रह जाते हैं, कुछ पिछड़ जाते हैं, और कम्युनिटी में भी कुछ क्लासेस आगे रह जाती हैं, कुछ पीछे। ये जो लोपसाइडेड डेवलपमेंट है, इसे हम अनजस्ट सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें वेल्थ कंसंट्रेट होती है। ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है जो रीज़न है पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन और पेरिसेबल कंडीशन का। इट इज़ नॉट लाइक कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से लोग पॉवर्टी में हैं। अब भारत जैसे देश की मैं अगर बात बताऊं तो आप देखिए, राइस और वीट, पैडी और वीट में हम वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शंस जा रही हैं। हम 240 पे आए, 250 पे आए, 260 पे आए, 65, 270 मिलियन टन की प्रोडक्शंस पर हम जाकर के खड़े हैं। तो इतने भयंकर स्तर पर जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गोदामों में अनाज सड़ रहा है। कई सारे राजनीतिक कारण हैं जिसकी वजह से वो अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। बट मुद्दे की बात यही है कि जो इकोनॉमिक मॉडल फॉलो हुआ, उस मॉडल के अंदर प्रयास बहुत किए, लेकिन फिर भी वेल्थ कंसंट्रेट हो गई, और वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वजह से एक्सक्लूसिव जीडीपी ग्रोथ हो गई। उस एक्सक्लूसिव जीडीपी ग्रोथ की वजह से उस जीडीपी का बेनिफिट उन लोगों तक नहीं पेनिट्रेट हुआ। उनकी पॉवर्टी का रीज़न ये है।
उनकी पॉवर्टी का रीज़न इस कंट्री में होने वाली फूड ग्रेन की प्रोडक्शन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम है, ऐसा नहीं है। फूड ग्रेन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोग गरीबी में हैं। कारण है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऐसा सोशलिस्ट कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं। तो ये विचारधारा भी है कि माल्थस पूरी तरह से सत्य नहीं है। जिस देशों में जब सरप्लस एग्रीकल्चर हो गया, फिर प्रमाणित हुआ कि अभी भी बड़ा वर्ग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। अब पता लगाओ क्यों। तो फिर दाने और मुंह में अंतर यह है कि दाने अब मुंह से ज़्यादा हैं, मुंह तक दाने पहुंचे नहीं। कारण यहाँ पर अमर्त्य सेन ये बताते हैं, द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एंटाइटलमेंट। तो वो अपनी सोशल इकोनॉमिक्स जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला, उसमें वो ये बताते हैं, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ द प्रोडक्शन and the problem is not that population growth rate is very high. Problem is the entitlement. The people are not entitled to the food. यानी कि फूड सिक्योरिटी का लैक है। राइट टाइम पर, राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी पे, राइट लोकेशन पर, राइट पर्सन को फूड अवेलेबल नहीं हो रहा है, दैट इज फूड इनसिक्योरिटी। वो इस पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम अब तक माल्थस के सिद्धांत पर चलते कि क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए ये उतनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये गरीबी में, गवर्नमेंट कभी पॉजिटिव इंटरवेंशन लेकर के ना आती। बट अब गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। अमर्त्य सेन के सिद्धांत हैं और भी बड़े बड़े लेखकों के सिद्धांत हैं, जिसकी वजह से ही आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से फेयर प्राइस शॉप्स के वाया लोगों तक अनाज पहुंचा रहे हैं। और अब पिछले लॉकडाउन के समय से लगातार आप देख रहे होंगे भारत की सरकार, जिन्हें आप मोदी सरकार भी कह देते हैं, वो ये दावा कर रही है कि भारत के 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया हम करवा रहे हैं। वो ऐसा दावा करते हैं। ये है आपकी तरफ से किए जाने वाली इंटरवेंशंस कि उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर आप चावल, गेहूं, अनाज, दालें उन्हें आप मुहैया करवाइए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक फिर वो पॉवर्टी से बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अब ये नीड है। माल्थस का समय गया, ये नया समय है। इट इज़ अ टाइम ऑफ तो एंटाइटलमेंट एनहांस करिए, उनका एंटाइटलमेंट एनहांस करिए दो तरह से। पहला, directly provide them and you have to do subsidized aspect. Second, make them capable. So मनरेगास and other schemes are there as a security of economic employment, जिसकी वाया आप उनको कैपेबल बनाइए कि वो खरीद सकें। तो एक रोजगार के माध्यम से करिए, दूसरा तब तक के लिए सीधा दीजिए उन लोगों को। तो ये दोनों प्रक्रियाएं भारत में अपनाई जा रही हैं। ओके, तो ये दूसरा कारण था। अगला क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन मेरे एंड पे इतना, बाकी आप विचार करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई द बर्थ रेट इज स्लो टू डिक्लाइन बट द डेथ रेट कैन फॉल रिलेटिवली फास्ट। व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट माइट इन्फ्लुएंस अ फैमिली और कपल्स डिसीजन अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे शुड हैव। व्हाई पीपल इन द पास्ट टेंडेड टू हैव मोर चिल्ड्रन। दो प्रश्न है इसमें कि भाई कारण क्या है कि बर्थ रेट डेथ रेट के कंपैरेटिवली बहुत समय लगा करके कंट्रोल होता है, और दूसरा कि ऐसा क्यों है कि कपल्स जो हैं वो ज़्यादा बच्चे धारण करना चाहते हैं, ऐसे क्या कारण है, अंदाज़ा लगा के बताइए। और पीछे अतीत में लोग ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करते थे। तो इसका जवाब अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझिए, एक ही लाइन में इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको करता हूं। पहले दिन से ही आपने इतनी पौराणिक कथाएं सुनी, धर्म से जुड़ी हुई इतनी रोचक कहानियां सुनी। मुझे एक जवाब दीजिए मनसीरत, आज दिन तक ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस मिल जाएगा, हो सकता है कोई दूरदर्शक निकाल के ले आए, बट हम नियम की बात कर रहे हैं। रूल्स आर डिफरेंट, एक्सेप्शंस आर डिफरेंट। नियम से बताइए कि आज दिन तक आपने किसी को सुना तपस्या करके वरदान में मृत्यु मांगी हो। अब वरदान में क्या मांगते हैं? संतान। यज्ञ किस लिए होते हैं? मन्नतें, चढ़ावे, तिलक, धागे पेड़ों पे, पीपल के पत्ते, बेरी के पत्ते, बेर साहब, किसके लिए? संतान। पत्ते भी दो तरह के, पतला पत्ता, छोटा पत्ता लड़की, मोटा पत्ता, तगड़ा पत्ता बेटा, होता है ना, ये सब चलता है ना। फल भी बाबा की तरफ से अलग अलग तरह के होते हैं। खास फल दे दिया तो बेटा, दूसरा दे दिया तो बेटी, और वो भी रैंडम ही देते हैं। फिर कहते जो जान के देता तो नहीं होना, रैंडम देता तो हो गया। समझ में आई? वो कौन से फल हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, आप पता लगा लेना। मुद्दे की बात है, मांगा क्या जाता है? संतान। टालने की बात किसकी हो रही है? मृत्यु। सबको क्या चाहिए? अमरत्व। भाई मृत्यु कौन लेना चाहता है बताइए? अगर अभी अभी आप लोगों को वैक्सीन दी जाती है कह के कि आप सबकी नसबंदी की जानी है, आप लोग लगवाते, लेकिन वैक्सीन कैसे लगाई? घटाघट, ये सुन करके कि बच जाएंगे, मौत नहीं आएगी, लगाई ना। ये ह्यूमन टेम्परामेंट ही है कि आपको भाई मृत्यु नहीं चाहिए।
तो जैसे ही हॉस्पिटल खुला उसमें 2 डेस्क लगे थे। एक डेस्क लगा था दवाई देने का कि मौत से बचोगे, दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन का। सबकी भीड़ कहाँ है? दवाई वाले पे, क्योंकि टेंडेंसी क्या है कि बचना है, माया में जीवन बिताना है, अभी तो रंग देखने, हाले तो उम्र ही की है तो सब कुछ करना है। सब कुछ करने में फिर वो सबसे प्रबल है कि अभी तो संतान भी उत्पन्न करनी है, वंश आगे बढ़ाना है। वंश ना आगे बढ़ा तो आपको पता ही है फिर भारतवर्ष जो है इनके वंश के बता रुकेगा, तो इसलिए वंश आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फर्स्ट एंड रॉ एंड द ओनली इम्पॉर्टेंट फैक्टर। रेस्ट बाकी चीज़ सारी बाद में आती है। डेथ किसी को नहीं चाहिए, बर्थ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सोसाइटी में ये चीज़ें एम्बेडेड हो जाती हैं। रीति रिवाज जन्म से जुड़े हुए हैं, समाज के प्रश्न जन्म से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कई बार युवा ऐसे हो जाते हैं कि वो संतान को जन्म अभी ना देना चाहते हो समय, समाज की तरफ से जैसे कि पंड आने शुरू हो जाएंगे घर में, जोर जोर से मोहल्ले में पूछेंगे लेकिन कुछ होया नहीं, या फिर रिश्तेदारी में, शादियों में, विवाहों में आपका जाना दूभर हो जाएगा क्योंकि सब पूछेंगे कुछ है कि नहीं। ये सारे प्रश्न आपको फिर मजबूर करते हैं इस विचार पे कि भाई ये तो बहुत जरूरी चीज़ है, हम तो कुछ और ही सोच के बैठे हुए थे। सच सोशल प्रेशर्स, कंपल्शंस, सच सोशल इंस्टीट्यूशंस ये डेलिबरेटली डेवलप की गई हैं ताकि ये क्रम निरंतर चलता रहे। तो टू रियर अ चाइल्ड एक तरह की ड्यूटी भी हो जाती है। दार्शनिक रूप में अलग बात है, आर्थिक योगदान अलग बात है, सामाजिक योगदान अलग बात है, बट ये एक सामाजिक प्राणी होने के रूप में प्रतिबंध भी है, ऐसा भी सत्य है। वरना ना हो पाए तो इससे जुड़े हुए आपने बहुत से एपिसोड्स देखे हैं। नारी की क्या परिस्थिति हो जाती है, आपने उसकी हालत देखी होगी। वो संपूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन शायद कोई कारण से संतान नहीं हो पा रही है तो आप देख सकते हैं कि वो हाशिए पर चली जाती है, मार्जिनलाइज कर दी जाती है समाज में। बांझ से लेकर के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये संतान उत्पन्न करना एक अस्तित्व का सवाल है। नारी अस्तित्व से चली आ रही है, तो इट इज़ अ लार्ज सोशल क्वेश्चन इन कंट्रीज लाइक इंडिया कि बर्थ रेट जल्दी कंट्रोल नहीं होता। कारण पता लगाएं कि ये इतना ईजी एस्पेक्ट नहीं। नारी के अस्तित्व है, पहले पुत्री के रूप में है, फिर आगे पुत्री से रूप से आगे बढ़े तो माता के रूप में है, पत्नी के रूप में है। इस तरह से नारी को अस्तित्व देते चले चले गए आप। इसी तरह से अस्तित्व पुरुषों का भी है, वो पुत्र हैं, पिता हैं, पति हैं। ये समाज बनाया ही इस तरह से गया है। समाज में आपकी आइडेंटिटी, आपके अस्तित्व का आधार आपके संबंध होते हैं। यदि आपके पास बहुत धन है, यदि आपके पास शक्ति है, पावर है, राजनीतिक रुतबा है, लेकिन आपको यह अस्तित्व ना प्राप्त हो पाया कि आप माता हैं या पिता हैं, तो भी आप ग्लानि के भाव में चले जाते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। ये क्यों हुआ? सोशल फोर्सेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल स्ट्रक्चर, उसमें रहने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। तो संतान होना इसलिए बहुत सौभाग्य का बात, क्योंकि नारी पर भी बनी होती है कि हो, क्योंकि उसे भी उसका स्थान फिर मिलता है। तो पंजाबी में एक लाइन होती है, शादी हुए कितने भी साल हो जाएं, जब पहली संतान होती तो लाइन बोली जाती है कि हुण कुड़ी वस गई, यानी कि अब पक्की है सेटिंग, अब ओके रिपोर्ट, संतान हो गई। तो यानी कि उसका पौधा इस परिवार में तब लगा जब इससे आगे बगियन में कोई फूल आया, तो अब वो पक्की हुई है। दैट इज अ सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। इसको ऐसे कैसे आप मेडिकल इंटरवेंशन से, मैंने सिर्फ इतना बताया, इमेजिन करिए 5500 साल पुराना समाज है, ऐसे समाज में बात हो रही है कॉन्ट्रासेप्शन की। लिटरली इज दिस एक्सेप्टेबल? ये फिर कब एक्सेप्टेबल होता है और कहां एक्सेप्टेबल होता है? जैसे बाकी सारी चीजों की बेड़ियों से छूटने के लिए गांव से शहर की ओर भागते हैं आप, है ना। पुत्री को आगे की पढ़ाई करानी है, हायर एजुकेशन, तो वो फैमिली पूरी की पूरी कई बार मूव कर जाती है हायर रूरल एरिया से अर्बन एरिया की। समाज में रहना है तो समाज से बाहर नहीं रह सकते, समाज बहुत प्रबल है, रूरल एरिया क्लोज्ड होता है, सोसाइटी 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, पर्सनलाइज इंटरेक्शन होती है, बाय नेम सारे एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, या बेटियों को दी जाने वाली वो स्तर की स्वतंत्रता, ये सब। तो बेटर क्या होता है कि भाई शहर में फिर बहुत सी छूट मिलती है, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, सोसाइटी क्लोज नहीं है, सोसाइटी ओपन है, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है। तब वहाँ समस्या तब खड़ी होती है जब गाँव से पीछे के लोग आते हैं किन्हीं फंक्शनों में, एंड तो फिर ही सेटिंग की जाती है कि उनको सेट करना, उनको कंट्रोल में लेना है, या फिर अवॉइड किया जाए कि उनको बुलाया ही ना जाए। लेकिन वो आते हैं, बुलाया जाता है। कई बार आप नहीं भी बुलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं गांव के बंदे, उनको आना ही आना है, तो नहीं भी बुलाया सी आगे क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ पर, तो वो आएंगे और बैठेंगे हर जगह पर, क्या रस्म है, क्या हो रहा है,
नियम से कर रहे हो कि नहीं, नहीं तो हंगामा कर देंगे।